बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर ड्रग यूज्ड इन डायबिटीज़ मेलाइटिस। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में डायबिटीज़ मेलाइटिस को डिस्कस किया, फिर एंडोजीनियस इंसुलिन सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एंडोजीनियस इंसुलिन को। सेकंड पार्ट में मोस्टली हम एक्सोजीनियस इंसुलिन, जिसको हम एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, सिंथेटिक फॉर्म इंसुलिन की डिफरेंट टाइप, क्लिनिकल इंडिकेशन, एडवर्स इफ़ेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस किया। आज के इस पार्ट में हम नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जो मोस्टली ए पार्ट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 है, स्टार्ट करेंगे विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर दिस पार्ट ऑफ लेक्चर स्टूडेंट, यू मस्ट बी एबल टू क्लासीफाई नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड यू मस्ट बी एबल टू डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन, pharmacokinetic, clinical indication and adverse effect of specifically insulin secretagogues and insulin sensitizers. Sensitizers में हम डिटेल के साथ बिगानाइड्स को डिस्कस करेंगे, थायोजोलिडीन डायोन को हम फोर्थ पार्ट में लेके जाएंगे। जो आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में मेन 2 ग्रुप्स हैं, secretagogues और sensitizers, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे विद द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स। सो वी हैव मोस्टली ओरल ड्रग्स। ये जो नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग है मोस्टली ओरल ड्रग्स हैं। कुछ इसमें इंजेक्टेबल्स या पैरेंट्रल यूज़ की हैं, लेकिन जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं ओरल ही। So we have different group of medicine in non-insulin antidiabetic. The first group is insulin secretagogues. Secretagogues के फर्दर 3 parts हैं, 3 सब ग्रुप्स हैं। सल्फोनाइलयूरिया, जिसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंटीडायबिटिक ड्रग्स हैं। बी में मैग्लिटिनाइड है, रेपाग्लिनाइड इसका प्रोटोटाइप ड्रग है। सी ग्रुप में सब ग्रुप D-phenylalanine डेरिवेटिव्स हैं, नेटेग्लिनाइड। The first group of non-insulin antidiabetic. Second group में insulin sensitizers हैं। Biguanides में Metformin is a prototype drug, thiazolidine dione derivative हैं, pioglitazone and rosiglitazone like drugs. Fourth group of medicine में alpha glucosidase inhibitors हैं, carbose, acarbose is a prototype drug, alpha glucosidase inhibitors में। फिर हमारे कुछ न्यू ड्रग्स हैं, जिसको हमने फोर्थ ग्रुप का, डिफरेंट ड्रग्स हैं, डिफरेंट, फॉर एग्जांपल एनालॉग ऑफ अमाइलिन, जिसमें प्रमलिनाइड ड्रग है और मोस्टली ये पैरेंट्रल है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। इंक्रीटिन मॉड्यूलेटर्स हैं, इनिबिटर्स ऑफ डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज, सीटाग्लिप्टिन इज़ ए प्रोटोटाइप ड्रग, ओरल भी है और पैरेंट्रल भी। सिंथेटिक एनालॉग ऑफ ग्लूकागोन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1, जिसमें मोस्टली एक्जेनाटाइड पैरेंट्रल यूज़ है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में अवेलेबल है। और लास्ट में सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टेड 2 इनिबिटर्स और ग्लिफलोजीन इसका प्रोटोटाइप ड्रग है। स्टूडेंट्स, हम ये न्यू ड्रग्स को फोर्थ पार्ट में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे अबाउट द इंक्रीटीन्स। इंक्रीटीन्स क्या है, और बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं ये इंक्रीटीन मॉड्यूलेटर्स हैं, मॉड्यूलेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ इंक्रीटीन्स की। हम इंशाल्लाह फोर्थ पार्ट में इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में स्टार्ट करेंगे सिक्रीटोगॉक्स को, इंसुलिन सिक्रीटोगॉक्स। कीप इन माइंड, जब आप सिक्रीटोगॉक्स मीन सिक्रीशन जो इंक्रीज़ करते हैं, ये बेसिकली आपके जो प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है पैंक्रियास, उसको फर्दर निचोड़ के जितनी उसके अंदर इंसुलिन बचती है उसको भी निचोड़ लेते हैं, रिलीज़ करवाते हैं और फोर्सली रिलीज़ कराते हैं, जो नॉर्मली डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 में इतना फंक्शन एक्टिव नहीं होता। और बेसिकली डेफिशिएंसी है, इनएडिक्यूट ऑफ इंसुलिन रिलीज़ होती है, फुलफिल जो नहीं करती टोटल बॉडी रिक्वायरमेंट, जो कॉज करता है हाइपरग्लाइसेमिया। तो ये इंसुलिन सिक्रीटोगॉक्स, ये जो ड्रग्स होती हैं, दीज आर द ड्रग विच इंक्रीज द रिलीज ऑफ प्री फॉर्म्ड
insulin from the beta cells of pancreas. These agents are useful in the patient of type 2 diabetes mellitus who cannot be controlled by diet alone. ये जो ड्रग्स हैं इनके लिए बीटा सेल का फंक्शनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी इंडोजिनियस इंसुलिन बनता है, स्टोर होता है, उसको ये जस्ट रिलीज़ कराते हैं फोर्सफुली। अगर एब्सोलूट डेफिशिएंसी है, डिस्ट्रक्शन है या नॉन बीटा सेल्स फंक्शनिंग है तो फिर हम ये ड्रग्स एडवाइस नहीं करते, इनका कोई हमें फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट अचीव नहीं होता। हमने इसको डिस्कस किया। सो वी हैव सल्फेनाइलयूरिया फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन में मोस्टली टोलब्यूटामाइड है, टोलजालामाइड और क्लोरप्रोपामाइड। सेकेंड जनरेशन में अमूमन ग्लाइब्यूराइड और ग्लिपिजाइड लाइक ड्रग्स, ग्लिमेपिराइड लाइक ड्रग्स हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में। सल्फोनाइलयूरिया बेसिकली द ओल्डेस्ट ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है और अभी भी इसका यूज़ है। ये इसके जो स्ट्रक्चर में अमूमन सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड है और जिन इंडिविजुअल्स को सल्फ़र एलर्जी है फिर हम उन इंडिविजुअल्स को सल्फेनाइलयूरिया एडवाइस नहीं करते। अल्डर ग्रुप में फर्स्ट जनरेशन नाउ रेयरली यूज बिकॉज ऑफ ह्यूज एडवर्स इफेक्ट। फर्स्ट जनरेशन के एडवर्स इफेक्ट की वजह से हम फर्स्ट जनरेशन को अभी यूज़ नहीं करते। न्यू ड्रग्स हैं जो सेकंड जनरेशन है, दे आर मोर पोटेंट, मोर एक्टिव और लेस एडवर्स इफेक्ट के साथ हम मोस्टली फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। आज भी यूज़ हो रही है, मार्केट में अवेलेबल हैं सेकंड जनरेशन सल्फोनाइलयूरियाज। स्टूडेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं अबाउट द सल्फोनाइलयूरिया। रीड करने से पहले मैं डायग्राम पे आता हूँ। ये डायग्राम हमने डिटेल के साथ अपने फर्स्ट पार्ट लेक्चर में डिस्कस किया अबाउट द एंडोजीनियस रिलीज या रिलीज ऑफ एंडोजीनियस इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। मैंने आपको बताया मेन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 होता है जो सेंसर है और इनटेक करता है ग्लूकोज। आफ्टर द मेटाबॉलिज्म प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कैन ब्लॉक द पोटाशियम चैनल और ये पोटाशियम चैनल की वजह से इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है, सेल डीपोलराइज होता है, ओपन कैल्शियम चैनल्स होते हैं। इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम इनसाइड द सेल, कैन एक्टिवेट द रिलीज ऑफ already pre-formed insulin from the vesicles through exocytosis process insulin release होती है। ये नॉर्मल endogenous insulin की रिलीज है। स्पेशल blocking the efflux potassium, more ATP dependent या sensitive potassium channel, the same action जब ये फुलफिल नहीं करती टोटल रिक्वायरमेंट, टोटल रिलीज ऑफ इंसुलिन, तो फिर हम एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड मोर सेंसिटिव है सल्फोनाइलयूरिया की एफिनिटी टूवर्ड्स सेम रिसेप्टर, सेम चैनल जो एटीपी डिपेंडेंट या सेंसिटिव चैनल्स हैं। सो सल्फोनाइलयूरिया कैन ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ पोटाशियम और पोटाशियम को जब इसका इफ्लक्स ब्लॉक करता है तो इंक्रीज इंट्रासेलुलर positivity, can activate depolarized tissue, depolarization of tissue can open the calcium channels, so intracellular high calcium can release, produce करती है action potential और release करती है already pre-formed insulin from the beta cells। तो सल्फोनाइलयूरियाज को की एक्टिविटी के लिए एंडोजीनियस इंसुलिन का बनना या फंक्शनिंग बीटा सेल का होना लाजमी है। अगर इसको हम रीड करें दोबारा तो स्टूडेंट्स ओनली इफेक्टिव इफ बीटा सेल्स आर फंक्शनिंग। मेन मैकेनिज्म क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, इंसुलिन secretagogues, इसलिए हम इसको secretagogues कहते हैं। ये निचोड़ देती है इंसुलिन जितना रह जाता है।
जब आप ड्राई करते हो कपड़ा, कुछ पानी खुद निकलता है और अगर पानी निकलना बंद हो जाए तो आप कपड़े को निचोड़ते हो और मज़ीद पानी नीचे आता है। द सेम एक्शन है, ये मज़ीद रिलीज़ को इंक्रीज़ करती है, पोटेंशिएट करती है। किस तरह करती है? दे इनहिबिट द हाई एफिनिटी सल्फोनाइलयूरिया रिसेप्टर दैट इज़ एसोसिएटेड विद द बीटा सेल्स, इनवर रेक्टिफाई ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स, then inhibit potassium efflux outside the cell, जो efflux की upward release है उसको block करती है through these channels in the big pancreatic beta cells, result in the depolarization of the cells. Depolarization open the voltage gated calcium ion channels and then increase the intracellular calcium influx or calcium level, can increase the release of preformed insulin by exocytosis process. Insulin release है और basically insulin control the hyperglycemia, like endogenous insulin का normal non-diabetic patient में action है। अगर डाइट के साथ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आपका जो हाइपरग्लाइसेमिया कंट्रोल नहीं होता तो फिर आप पेशेंट को एडवाइस करते हो secretagogues। ये इंक्रीज़ करते हैं फर्दर रिलीज ऑफ प्री फॉर्म्ड इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज। ओके जी, अब थोड़ा सा फार्माकोकाइनेटिक्स, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू इंटरनल एंड देन इंटरनल इन्वायरमेंट टू एक्सटर्नल, known as pharmacokinetics. Kinetics is a movement, और sometime हम इसको define करते हैं pharmacokinetic, what the body does to the drug, क्या body का सलूक है, action है against drug। तो अगर इसका हम first मकसद या डिफाइन करें कि मूवमेंट, तो मूवमेंट है स्टार्ट फ्रॉम द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, गिवन ओरली, वेल एब्सॉर्ब्ड, हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन के साथ इसकी बाइंडिंग ज़्यादा है, मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर एंड एक्सक्रीटेड बाय लिवर एंड किडनी बोथ। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक फर्स्ट जनरेशन की डिस्कस करें तो टलब्यूटामाइड है शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्टिंग secretagogues 4 to 5 hours. On the other hand, clopropamide has the longest duration of action about the 32 hours and they are more toxic drug. इनके जो adverse effect हैं वो ज़्यादा lethal हैं as compared to second generation. Second generation को अगर हम discuss करें तो about 100 to 200 times more potent drug than tolbutamide. Tolbutamide is a first generation anti-diabetic secretagogues. Glipizide, short duration of action 2 to 4 hours, less hypoglycemic effect as compared to other. Glimepiride has half-life about 5 to 9 hours, approved for one daily dose. और मोस्टली इसकी जो हाफ लाइफ है प्रोलॉन्ग है तो हम डेली डोज में, ओडी डोज में इसको रिकमेंड करते हैं ग्लिमेपिराइड को। Glyburide has half-life about 2 to 7 hours. Glyburide has minimum transfer across the placental barrier, इसका एक beneficial effect है, लेकिन मोस्टली हम नॉन इंसुलिन एंटीडायबिटिक ड्रग्स प्रेगनेंसी में और मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम नहीं देते, दे आर कंट्राइंडिकेटेड। एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइलयूरियाज, स्टूडेंट्स क्योंकि ये रिलीज़ करती हैं इंसुलिन को, प्री फॉर्म्ड इंसुलिन, और आपको पता है जो बॉडी का अपना मैकेनिज़्म है, अपने सेंसर हैं, वो लॉस कर चुके हैं। आप ये एक्सोजिनियसली ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट करते हो जो आर्टिफिशियली इंक्रीज़ करता है रिलीज़ ऑफ एंडोजीनियस इंसुलिन को, तो फिर वो सेंसर ख़त्म है तो कुछ समझ नहीं आता बॉडी को, सम टाइम ये ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। तो क्या कॉम्प्लिकेशन है? हाइपर इंसुलिनीमिया। और अगर हाइपर इंसुलिनीमिया है, इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, इंसिडेंस रिलेटेड टू द पोटेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल आप देखें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन
फर्स्ट जनरेशन secretagogues के ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनका हाइपोग्लाइसेमिक का ड्यूरेशन भी प्रोलॉन्ग होता है. Marked with Glyburide, the most potent, or Glimepiride has longest duration of action. It may be prolonged and serious, especially when elder, with impaired renal function, cardiovascular disease, or with enzyme inhibitors. और जब हम हाइपोग्लाइसेमिया या हाइपोग्लाइसेमिक शॉक को ट्रीट करते हैं, तो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया इज सेम लाइक द इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिया, बट the patient may require glucose infusion up to 24 to 40 hours. क्यों? क्योंकि duration of action इन ड्रग का prolonged है. वो कुछ ड्रग्स हैं जो 40 आवर्स तक अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, तो कंटिन्यूसली आपने अपने पेशेंट का ग्लूकोज लेवल चेक करना है, और अगर वो कुछ ट्रीटमेंट के बाद फिर हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है, तो उसको कंटिन्यूसली आपने ग्लूकोज थेरापी या इन्फ्यूजन थेरापी पे रखना है. इसके साथ कुछ और टॉक्सिक इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं सल्फोनाइलयूरियाज के. फॉर एग्जांपल हेपेटोटॉक्सिसिटी, कोलेस्टेटिक जॉइंटस में, स्पेशली विद क्लोप्रोपामाइड, द फर्स्ट जनरेशन एट हाई डोजेस, secretagogues ड्रग है. हाइपोनेट्रीमिया या वाटर इंटॉक्सिकेशन, अगेन विथ फर्स्ट जनरेशन एंटी इंसुलिन secretagogues क्लोप्रोपामाइड के साथ, इंक्रीज द सिक्रीशन एंड पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन. इंक्रीज करता है वाटर की कंसंट्रेशन को, डिक्रीज है सोडियम कंसंट्रेशन, तो वाटर इंटॉक्सिकेशन द मेन एडवर्स विथ फर्स्ट जनरेशन and secretagogues. Diuretic effect with Tolzolamide and Glipizide. Mostly both first generation and second generation can upset the GIT, gastrointestinal tract, जिसमें nausea, vomiting और sometimes GIT distress syndromes आते हैं. Weight gain due to stimulation of appetite, patient का weight gain होता है, और some allergic manifestation. सल्फोनाइलयूरिया में सल्फ़र कंपोनेंट है. ड्यू टू द सल्फ़र कुछ इंडिविजुअल्स को सल्फ़र एलर्जी है. सल्फ़र एलर्जी के साथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 एंड टाइप 2, मोस्टली एल्ट्रिकेरिया. अब देखें, सम रैशेस, मैक्यूपुलर रैशेस एंड एक्सोफिलाइटिस, डर्माटाइटिस लाइक चेंजेस, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है विद द यूज़ ऑफ सल्फोनामाइड क्योंकि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है. ट्रांजिट ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विद क्लोप्रोपामाइड, द फर्स्ट जनरेशन एंटी डायबिटिक इंसुलिन secretagogues के मेन एडवर्स इफेक्ट्स हैं. सुन, एक और एडवर्स इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन है विद द यूज़ ऑफ सल्फोनाइलयूरियाज, जिसको हम कहते हैं डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन. What is disulfiram like reaction? डाइसल्फिराम क्या चीज़ है, हम इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से. ये जो डायग्राम आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये कैटसन की डायग्राम है. सल्फोनाइलयूरियाज जब आपका पेशेंट विथ अल्कोहल के साथ लेता है, तो अल्कोहल का सल्फोनाइलयूरिया के साथ ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शंस हैं. अगर हम इथेनॉल या अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म को देखें, हम इसको CNS फार्माकोलॉजी में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, जिसका रिएक्शन विथ सल्फोनाइलयूरिया के साथ है, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. स्टूडेंट, इथेनॉल अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म होती है विद 2 एंजाइम सिस्टम, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज या मियोस सिस्टम. इथेनॉल को कन्वर्ट करते हैं इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स, और ये जो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स हैं, अगेन इनकी मेटाबॉलिज्म होती है विद अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और इसको एसीटेट में चेंज करता है, जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इथेनॉल है. समटाइम एक ड्रग है डाइसल्फिराम लाइक ड्रग या डाइसल्फिराम ड्रग, जो ब्लॉक करती है थर्ड जो एंजाइम है जो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स की मेटाबॉलिज्म करता है, इसको इनहिबिट करती है. इसकी वजह से जो आपके इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स ऑफ इथेनॉल हैं, इनकी कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है. जो ड्रग डाइसल्फिराम लाइक एक्शन, जो ब्लॉक एक्शन है, ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज
प्रोड्यूस करती हैं, इनको हम डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कहते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस इंक्रीज़ होती हैं इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स ऑफ इथेनॉल। अब इनकी वजह से जो एसिटाल्डिहाइड जो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स हैं, क्या इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं पेशेंट में। जब ये मेटाबोलाइट ज़्यादा होते हैं तो फील करता है फ्लशिंग, सीवियर नोज़िया, हाइपरटेंशन लाइक साइन एंड सिम्टम्स आते हैं विथ डाइसल्फिराम और डाइसल्फिराम लाइक अदर ड्रग्स जो फॉर एग्जांपल इसमें secretagogues में क्लोप्रोपामाइड और ग्लाइपिराइड द सेम एक्शन प्रोड्यूस करते हैं जो डाइसल्फिराम लाइक ड्रग प्रोड्यूस करती हैं। इसको रीड करते हैं। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन विद द यूज़ ऑफ क्लोप्रोपामाइड एंड ग्लाइपिराइड जो फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन secretagogues हैं। नॉर्मली अल्कोहल इज़ or ethanol is first metabolized to acetaldehyde, which is further metabolized to acetate by the enzyme aldehyde dehydrogenase. This enzyme is inhibited by disulfiram and also by these kind of drugs, clopramide or glipizide. So aldehyde accumulate. जो intermediate metabolites थे वो ये इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर जो एक्यूमुलेशन है व्हेन क्लोप्रामाइड एंड ग्लाइपिराइड आर यूज्ड विद अल्कोहल देयर इज इनहिबिशन ऑफ एंजाइम अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एक्यूमुलेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो द फॉलोइंग सिम्टम्स आर प्रोड्यूस। मैंने आपको बताया फ्लशिंग, सीवियर नोज़िया एंड हाइपरटेंशन। तो उन इंडिविजुअल्स को आपने सल्फोनाइलूरियास देते वक्त एडवाइस करनी है, एजुकेट करना है कि इनके ड्रग के साथ अल्कोहल के साथ इंट्रैक्शन है और जब पेशेंट अल्कोहल लेता है, इनटेक करता है तो उसको हम एडवाइस नहीं करते सल्फोनाइलूरियास। ये इथेनॉल के साथ ड्रग इंट्रैक्शंस हैं। कुछ इसके ड्रग इंट्रैक्शन बाकी ड्रग्स के साथ भी हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन ऑफ secretagogues, insulin secretagogues can be enhanced by first drug displacing the sulfonylurea from the plasma proteins binding sites। क्योंकि secretagogues की कैपेबिलिटी है तो बाइंडिंग टूवर्ड्स द प्लाज्मा प्रोटीन साइट। कुछ ड्रग हैं इसकी प्लाज्मा बाइंडिंग को डिटैच करती है, रिलीज़ करती है। ये फिर जो secretagogues हैं फ्री फॉर्म में ट्रैवल करते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। और आपको पता है जो फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग है वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव ड्रग है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा फ्री फॉर्म में है तो ये अपनी हाइपोग्लाइसेमिक या टॉक्सिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। कुछ ड्रग सैलिसाइलेट है, फिनाइलब्यूटाजोन, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी और सम एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड, इनकी जो अटैचमेंट है, बाइंडिंग है प्रोटीन के साथ, वो इससे इंटरेक्ट करते हैं। सेकंड, डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ड्यू टू एंजाइम इनिबिशन बाय क्यूमारोल लाइक मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स जो CNS डिसऑर्डर्स में हम यूज़ करते हैं। क्लोरोफेनिकोल एंटीबायोटिक्स आजकल यूज़ नहीं होती ड्यू टू ह्यूज एडवर्स इफेक्ट। फिनाइलब्यूटाजोन, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, वो ड्रग्स हैं जो इनकी मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करते हैं। ये एंजाइम इनिबिटर्स हैं और इसी तरह इनका एक्शन सल्फोनाइलूरियास का इनहेंस करते हैं। थर्ड में ड्रग दैट डिक्रीज द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सल्फोनाइलूरियास इन देयर मेटाबोलाइट्स, फॉर एग्जांपल एलोप्यूरिनोल हम गाउटी आर्थराइटिस में अमूमन यूज़ करते हैं। प्रोपेनासिड अगेन गाउटी आर्थराइटिस में ये कम्पीट करती है, सल्फोनाइलूरिया को रिलीज़ होने से रोकती है, उसकी जगह खुद एक्सक्रीट आउट होती है। रीनल एक्सक्रीशन अपना एलोप्यूरिनोल और प्रोपेनासिड सल्फोनाइलूरिया की एक्सक्रीशन को इनहिबिट करके खुद सिक्रीट आउट होती हैं बॉडी से, तो इनका इंट्रैक्शन है विद सल्फोनाइलूरिया। सैलिसाइलेट है, फिनाइलब्यूटाजोन और सल्फोनामाइड लाइक ड्रग्स। तो आपने कंसीडर करना है ड्रग इंट्रैक्शन जब आपका पेशेंट secretagogues लाइक सल्फोनाइलूरिया ले रहा है।
Therapeutic uses, definitely we are using in diabetes mellitus type 2 to control the hyperglycemia. अगर पेशेंट डाइट के साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ कंट्रोल नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं सल्फेनाइलयूरिया इन डायबिटीज़ mellitus स्पेशली टाइप 2 में. कंट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी में वी आर नॉट यूजिंग, इम्पेयर रीनल फंक्शन एंड लिवर फंक्शन, और कंसीडर ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन. अगर तो पेशेंट के फॉर एग्जांपल इन अल्कोहल के साथ इसके सीवियर इंट्रैक्शंस हैं, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, तो कंट्राइंडिकेटेड है विद द यूज़ ऑफ इथेनॉल. सेकेंडरी फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट विद सल्फेनाइलयूरिया. स्टूडेंट, आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि ये कंट्रोवर्शियल डिबेट है कि आपका जो इंसुलिन रिलीज़ है अगर वो कंप्रोमाइज्ड है इन डायबिटीज़ mellitus टाइप 2 में, क्योंकि 100% जो रिलीज़ रिक्वायर्ड है वो इनएडिक्यूट ऑफ अमाउंट रिलीज़ होता है इंसुलिन. तो क्यों ना आप जितना अमाउंट कम होता है उसको रिप्लेस करें विद इंसुलिन. इस तरह जो एडवर्स इफ़ेक्ट जितने अभी आपने सल्फेनाइलयूरियास के पढ़े हैं, इन एडवर्स इफ़ेक्ट से आप बच जाते हैं. लेकिन पेशेंट कंप्लाइंस हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जिन्होंने ये ड्रग्स बनाई हैं और इजी यूज़ ऑफ इनटेक है ड्रग का, तो सम टाइम ये डिफ़िकल्ट है कि आप इंजेक्टेबल सोर्स पेशेंट को रिकमेंड करें. तो पेशेंट को फिर मजबूरन हमें सल्फेनाइलयूरिया या कुछ नॉन इंसुलिन एंटीडायबिटिक ओरल फॉर्म में देना पड़ती है. अब वो वेट कर रहे होते हैं थेराप्यूटिक फेलियर का. जितनी भी ओरल मेडिकेशन है नॉन इंसुलिन एंटीडायबिटिक, विद पैसेज ऑफ टाइम आपका जो बीटा सेल्स है कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिवली वो फंक्शनिंग लेस होता चला जाता है. आफ्टर 10 to 15 20 ईयर्स फिर आपको आफ्टर ऑल इंसुलिन पे आना पड़ता है, क्योंकि एब्सोलूट डेफिशिएंसी, एब्सोलूट डिस्ट्रक्शन जो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ करती है बीटा सेल मास को, ये बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है सेकेंडरी फेलियर टू द ट्रीटमेंट विद सल्फोनाइलयूरिया. कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिसका वेट रिडक्शन इन फिज़िकल एक्टिविटी है, सेडेंटरी लाइफ है, लेज़ी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, डिक्लाइनिंग द लीन बॉडी मास 60 to 90% है, और समटाइम इंक्रीज द एटोपिक फैट डिपोजिशन. ये वो फैक्टर हैं जो पेशेंट को फेलियर की तरफ लेके जाते हैं विद सल्फोनाइलयूरिया और अदर नॉन इंसुलिन एंटीडायबिटिक ड्रग्स. सेकेंड ग्रुप of secretagogues, Meglitinides. The main prototype drug is Repaglinide, the first member of this group. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो A, B, C जो Meglitinides, D-phenylalanine जो B और C ग्रुप है, इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सेम लाइक सल्फोनाइलयूरिया. ये secretagogues हैं, इनका मेन एक्शन बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज पे है जो ब्लॉक करते हैं इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम चैनल्स, इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है, कैटाइन एक्टिविटी डिपोलराइज करते हैं टिश्यू को और रिलीज ओपन करते हैं कैल्शियम चैनल्स को, और इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो इंक्रीज़ होती है वो रिलीज़ कराती है प्रीफॉर्म्ड इंसुलिन. ये मेन एक्शन मेग्लिटिनाइड्स का भी है और डी-फिनाइलएलानिन जो सी ग्रुप है इसका है. थोड़ा सा डिफरेंस है अबाउट द binding site. Two binding sites are common with sulfonylurea, one unique binding site of Meglitinide, Repaglinide. Repaglinide is a prototype main drug है Meglitinides group की. Pharmacokinetics given orally just before the meal. Very fast onset of action and duration of action about 4 to 7. मेटाबोलाइज बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम, और जो ड्रग साइटोक्रोम P450 एंजाइम से जिसकी मेटाबॉलिज्म है उसकी बाकी ड्रग के साथ जिनकी मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P450 एंजाइम के साथ होती है उनके साथ ये इंट्रैक्शंस कॉज करते हैं. एक्सक्रीटेड इन बाइल एंड हाफ लाइफ अबाउट 1 आवर. थेराप्यूटिक यूजेस में इस टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus में मोस्टली हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं. देयर इज़ नो सल्फर इन देयर स्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू सल्फोनाइलयूरियाज में सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड
प्रेजेंट थे, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, सो इट मे बी यूजफुल इन सल्फोनामाइड और सल्फोनाइलयूरिया एलर्जी, स्पेशली यूजफुल इन कंट्रोलिंग द पोस्टपारेंड्रियल हाइपरग्लाइसेमिया। देखें, सल्फोनामाइड एलर्जी जिन इंडिविजुअल्स को है और आपने रिकमेंड करना है secretagogues को, तो फिर आपका बेस्ट चॉइस है रेपाग्लिनाइड, जिसके अंदर सल्फ़र कंटेनिंग जो मटेरियल है वो प्रेजेंट नहीं होता, और उन इंडिविजुअल्स को जिसको एलर्जी है सल्फोनामाइड या सल्फोनाइलयूरिया से, वो ये ड्रग्स ले सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेपाग्लिनाइड मेग्लिटिनाइड का हाइपोग्लाइसीमिया मोर मार्क्ड, कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस के साथ इनका हाइपरग्लाइ या इसकी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज़ करते हैं ड्यू टू द ड्रग इंट्रैक्शन व्हेन गिवन विद एंजाइम इनिबिटर्स लाइक कीटोकेनाजोल, एरिथ्रोमाइसिन और क्लिथ्रोमाइसिन, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, एंटीफंगल ड्रग्स के साथ गिवन विद जैमफिब्रोजिल, लिपिड लोअरिंग मेडिसिन क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म रेपाग्लिनाइड की डिक्रीज़ होती है, इसकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ये एक्यूमुलेट होती है हाई क्वांटिटी में, टॉक्सिसिटी कॉज करती है, और द मेन टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ रेपाग्लिनाइड हाइपोग्लाइसेमिया। सेकंड में गिवन विद एंजाइम इंड्यूसर्स हैव द अपोजिट इफेक्ट, कुछ एंजाइम इनिबिटर्स हैं, कुछ इंड्यूसर्स हैं। इंड्यूसर्स क्या करते हैं, इसकी मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म रेपाग्लिनाइड की इंक्रीज़ होगी तो थेराप्यूटिक फेलियर की तरफ पेशेंट जाएगा, जो हाइपोग्लाइसेमिया की बजाय हाइपरग्लाइसेमिया इसके मेन आउटकम्स होंगे। थेराप्यूटिक फेलियर विद द यूज़ ऑफ बारबिचुरेट्स, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, कार्बामेज़ापिन, रिम्फाम्पिन इसे एंटीकॉक्स, टीबी की ड्रग है, कार्बामेज़ापिन CNS ड्रग है। समटाइम ये ड्रग्स इंटरैक्ट करती हैं विद रेपाग्लिनाइड के साथ। वेट गेन लेस देन सल्फोनाइलयूरिया में मोर गेन था ड्यू टू इंक्रीज द एपिटाइट, और यूज़ विथ कॉशन विथ हेपेटिक इम्पेयरमेंट, जिसका लीवर फेलियर है या हेपेटाइटिस का पेशेंट है, हम उनको एडवाइस नहीं करते। थर्ड ग्रुप में C-phenylalanine डेरिवेटिव्स हैं, नेटेग्लिनाइड, और नेटेग्लिनाइड का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बताया सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लाइक सल्फोनाइलयूरियास, लेकिन इसका कुछ डिफरेंस है, जो लिटिल डिफरेंस है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। मेन सल्फोनाइलयूरियास लाइक रिएक्शन बट rapid onset and shorter duration of active drug as compared to sulfonylurea, stimulate very rapid and transient release of insulin, so partially restore the initial insulin release, जो हमेशा हमारे जो डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 के पेशेंट में ये जो इनिशियल रैपिड रिलीज़ है वो कंप्रोमाइज्ड होती है, जो ये फुलफ़िल करती है उसकी ये जो डेफिशिएंसी है in response to an intravenous glucose tolerance test. Restoration of its more normal release of insulin may suppress the glucagon release early in the meal and result in less endogenous or hepatic glucose production. Immediate release of insulin from the pancreatic cell as compared to sulfonylureas or repaglinide. तो इनका मोस्टली एक्शन जो रीस्टोर है इनिशियल रिलीज़ ऑफ इंसुलिन पे ज़्यादा है, और इसीलिए ये स्पेशल रोल है इन पेशेंट विथ आइसोलेटेड पोस्टपारेंडियल, खाने के बाद जो इंसुलिन लेवल हाई होता है, ग्लूकोज लेवल हाई होता है हाइपरग्लाइसेमिया, बट मिनिमम इफेक्ट ऑन ओवरनाइट और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके स्टूडेंट, फार्मा को काइनेटिक को थोड़ा डिस्कस करते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली ओरल है, जस्ट बिफोर द मील आप पेशेंट को एडवाइस करते हैं। रैपिडली एब्जॉर्प्शन है, अबाउट 20 मिनट्स के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन है, और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अबाउट 4 आवर्स है, और सेम मेटाबॉलिक एंजाइम साइटोक्रोम P450 एंजाइम के साथ इसकी मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीट होते हैं बाइल में। हाफ लाइफ अबाउट 1.5 आवर्स, 1 से 1.5 घंटे तक। थेराप्यूटिक यूजेस में मोस्टली डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप
2 और मोस्टली उन डायबिटीज़ मेलाइटिस उन इंडिविजुअल्स में जिसमें पोस्ट पारेंड्रल इंसुलिन, जो रैंडम इंसुलिन है, खाने के बाद जो 1.5 आवर्स से 2 आवर्स में आप एग्ज़ामिन करते हैं, जो इंसुलिन लेवल को आप मेजर करते हैं, वो अगर कंट्रोल से बाहर है तो सम टाइम वी आर यूजिंग नेटग्लिनाइड लाइक D-phenylalanine डेरिवेटिव्स। एडवांटेजेस है नो मार्क्ड इफेक्ट इन नॉर्मोग्लाइसेमिया। Incidence of hypoglycemia is the lowest, safe in reduced renal function। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। हम ओवर सल्फोनाइलयूरिया हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, मोस्टली अनकंट्रोल्ड पोस्ट पारेंड्रल हाइपरग्लाइसेमिया लाइक डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट, ये सल्फोनामाइड्स, मैग्लिटिनाइड और D-phenylalanine हमने ग्रुप डिस्कस किया अबाउट इंसुलिन सेक्रेटागोग्स। नेक्स्ट जो पार्ट है इस लेक्चर का, इस पार्ट का, जिसमें हमने सेंसिटाइजर्स को डिस्कस करना है। आज का मेन सेंसिटाइज़र, जो मेन प्रोटोटाइप ग्रुप है इसका, बिगनाइड्स, और बिगनाइड्स में मेटफॉर्मिन, और मेटफॉर्मिन के साथ आप देखें फिनोफॉर्मिन भी ड्रग है, लेकिन ये इसके साइड इफ़ेक्ट लाइक लैक्टिक एसिडोसिस ज़्यादा होता है, तो मार्केट से ये विड्रॉ कर ली गई है। मोस्टली आजकल जो ड्रग अवेलेबल है मेटफॉर्मिन, आपने ग्लूकोफेज का, न्यूडिपोर का नाम सुना होगा। तो दीज आर द मेटफॉर्मिन, बिगनाइड्स, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। मेटफॉर्मिन इज़ मेनली यूज्ड बिकॉज मैंने आपको बताया कि एडवर्स इफ़ेक्ट फेनफॉर्मिन का एज ए लैक्टिक एसिडोसिस ज़्यादा था, तो मोस्टली हम मेटफॉर्मिन ही यूज़ करते हैं। इट इज़ ए ओरल यूग्लाइसेमिक एजेंट, डज नॉट प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसेमिया। स्टूडेंट, एक तो नॉर्मोग्लाइसेमिया, एक यूग्लाइसेमिक कंट्रोल है। यूग्लाइसेमिक कंट्रोल में कि आपका फॉर एग्जांपल सेक्रेटागोग्स या इंसुलिन लेने से जो हाइपोग्लाइसेमिया या हाइपोग्लाइसेमिक शॉक आते हैं, इन ड्रग से जो सेंसिटाइजर्स हैं, बिगनाइड्स या मेटफॉर्मिन ड्रग है, ये हाइपोग्लाइसेमिया या हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में पेशेंट को नहीं लेके जाते, मोस्टली नोन एज यूग्लाइसेमिक एजेंट्स। इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन orally, well absorbed mainly from the small intestine, not bound to the plasma proteins, not metabolized, excreted unchanged in the urine. Half-life about 1.53 to 3 hours. Maximum recommended dose is 2.5 gram divided into 3 doses, और अमूमन ये ड्रग हम खाने के साथ विथ मील लेते हैं, क्योंकि मोस्टली ये जो साल्ट है मेटफॉर्मिन ये GIT अपसेट करता है, तो अमूमन हम इनको खाने के साथ पेशेंट को एडवाइस करते हैं। क्या मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है मेटफॉर्मिन का? मेन मैकेनिज़्म ऑफ मेटफॉर्मिन एक्शन टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन। तो सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन की एक्टिवेट करने के लिए कोई फंक्शनिंग बीटा सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बीटा सेल फंक्शनिंग है, इंडोजिनियस इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आप उनकी एक्टिविटी को, सेंसिटिविटी को पोटेंशिएट कर सकते हैं। और अगर आपके फंक्शनिंग बीटा सेल्स नहीं है, आप एक्सोजिनियसली सिंथेटिक फॉर्म ऑफ इंसुलिन इंट्रोड्यूस करते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म, तो वहाँ रेजिस्टेंस है, उसकी अगर डोज ज़्यादा है, तो आप विथ मेटफॉर्मिन उनकी एक्टिविटी को, उनकी सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। So functioning beta cells are not required as सल्फोनाइल या सेक्रेटागोग्स की रिक्वायरमेंट है। मेन एक्शन क्या है? इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, इट इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक and utilization by the target tissue, thereby they can decrease the insulin resistance. Main जो activators enzyme है, through activation of enzyme APM activated protein kinase, decrease postprandial and fasting glucose level by जो एक्शन, मेन एक्शन है मेटफॉर्मिन के, टू डिक्रीज द हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, सो दे can able to decrease glucose output by the liver, to decrease the glucogenolysis or increase the glucose uptake by the muscles and fat, so can increase the remove of
glucose level from the blood. And last में reduction of the plasma glucagon level. The main action with the activation of adenomonophosphate activated protein kinase की एक्टिविटी से ये एक्शन प्रोड्यूस करता है मेटफॉर्मिन. माइनर्स कुछ एक्शन है, फॉर एग्जांपल डिक्रीज द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन से पोस्ट पारेंड्रियल जो ग्लूकोज अपटेक है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है, वो डिक्रीज करता है. विथ increase glucose to lactate conversion by the enterocyte, and some little high dose of metformin can produce lactic acidosis. Also decrease the renal glucogenesis. इसके minor action है to decrease or increase the activity या potentiate the sensitivity of insulin or decrease the hyperglycemia. Metformin can decrease the glycosylated hemoglobin 1AC. What is glycosylated hemoglobin 1AC? हमने फर्स्ट पार्ट में इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया है. अदर इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन. स्टूडेंट्स, मेन जो सेंसिटाइजर्स हैं मेटफॉर्मिन का एक्शन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे, फॉर एग्जांपल ये पोटेंशिएट करते हैं द सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन. द सेम सेंस इनका एक्शन आपके लिपिड प्रोफाइल पे भी है. डिसलिपिडेमिया में बेटर रोल है. डिसलिपिडेमिया का जो नेगेटिविटी है, एडवर्स इफेक्ट है, उसकी कॉम्प्लिकेशन को ये रिड्यूस करते हैं. अकॉर्डिंग टू सम रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस, metformin decrease the plasma cholesterol, low density lipoprotein LDL level, very low density lipoprotein VLDL in hyperlipidemia, और increase करता है good lipoprotein, high density lipoprotein की activity को. In the same sense, metformin can increase the weight reduction due to decrease the appetite. और मोस्टली आपने क्लिनिकल इंडिकेशंस में कुछ ओबेसिटी की ट्रीटमेंट में कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं मेटफॉर्मिन लो डोज में कि ये एपिटाइट को रिड्यूस करता है. ओबेसिटी की ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को समटाइम एडवाइस भी करते हैं. इट इज़ द ओनली ड्रग विच रिड्यूस द माइक्रोवेस्कुलर इवेंट इन टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस. मेन जो रोल है, मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटिस की माइक्रो एंड मैक्रो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स. माइक्रो में नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी लाइक चेंजेस आती हैं. और जो डिसऑर्डर्स हैं माइक्रोवेस्कुलर्स के, वो हम ट्रीट कर सकते हैं. और ये इसका इफ़ेक्ट है मेटफॉर्मिन का कि ये कुछ लिपोलाइटिक इफ़ेक्ट को पोटेंशिएट करती हैं इन माइक्रोवेस्कुलर. उसकी जो अक्लूजन है, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस हैं या इन्फ्लेमेशन है माइक्रोवेस्कुलर की, उसको रिजॉल्व करती है प्रॉब्लम को. और इसका मेन एक्शन है माइक्रोवेस्कुलर पे उन इंडिविजुअल्स में जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस है. क्लिनिकल यूजेस ऑफ मेटफॉर्मिन में इन पेशेंट विद डायबिटीज़ मिलाइटिस टाइप 1 एंड 2. मैंने पिछली दफ़ा किसी स्टूडेंट्स को बताया कि वी कैन यूज़ मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ मिलाइटिस टाइप 1. उन्होंने कहा कि 1 में क्यों देंगे? 1 में इसलिए देंगे अगर इंसुलिन एब्सोल्यूट एंडोजीनियस एब्सेंट है तो हम बाहर से जो इंसुलिन देते हैं वो भी रेजिस्टेंस टिश्यू डेवलप कर सकते हैं. उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम टाइप 1 में भी और टाइप 2 में भी देते हैं. मे बी अलोन और विद द कम्बिनेशन ऑफ अदर एंटी डायबिटिक एजेंट्स और इंसुलिन. न्यूली डायग्नोज्ड केसेस में नॉट कंट्रोल्ड बाय अलोन डाइट और पेशेंट not controlled by sulfonylureas. कुछ इंडिविजुअल्स टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट होते हैं, सल्फोनाइलयूरिया से बेटर कंट्रोल नहीं है, तो एज ए सेकेंड ड्रग हम ऐड करते हैं मेटफॉर्मिन. ओबेज पेशेंट विद इंसुलिन रेजिस्टेंस में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं. समटाइम हम प्रोफिलैक्सिस एज ए टूवर्ड्स डायबिटीज़ मिलाइटिस पेशेंट को एडवाइस करते हैं मेटफॉर्मिन.
अगर पेशेंट की हिस्ट्री है, ओबेसिटी है और फैमिली स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है डायबिटीज़ मेलाइटिस की, तो हम एज ए प्रिवेंशन या प्रिवेंसिव मेडिसिन पेशेंट को सम टाइम बिफोर टाइम मेटफॉर्मिन लो डोज में स्टार्ट करते हैं, जो टू डिक्रीज द incidence of diabetes mellitus in high risk patient. A very interesting use of metformin, non-diabetic use, to restore the fertility in an ovulatory female with polycystic ovary disease and evidence of insulin resistance. In these cases we can use, the gynecologist अमूमन हमारे अपने प्रैक्टिस में मेटफॉर्मिन को यूज़ करते हैं लो डोज में. Adverse effect of metformin does not cause hyperinsulinemia and hypoglycemia. अगर hyperinsulinemia नहीं है ऑटोमेटिकली hypoglycemia भी नहीं होगा. हमने डिस्कस किया ये सेंसिटाइजर्स हैं, ये यूग्लाइसेमिक कंट्रोल रखते हैं, शुगर को कम नहीं होने देते. और हम पेशेंट को अगर एडवाइस करते हैं ड्रग्स एंटी डायबिटिक नॉन इंसुलिन एंटीबायोटिक्स में, उसमें ये सेफ़ ड्रग है कि पेशेंट को हम बताते हैं कि ये खाने से आपकी शुगर लेवल डाउन नहीं होगी. लेकिन हमें एजुकेट करना है पेशेंट को कि जब इंसुलिन थेरेपी पे है या इन secretagogues लेते हैं, उसके लेने के साथ पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में जा सकता है. तो मेरे फर्स्ट लेक्चर में क्या इंडिकेशन है, क्या पेशेंट को एडवाइस करना है और पेशेंट के साथ हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और पेशेंट ने अपने आप को किस तरह डील करना है, आप मेरे फर्स्ट पार्ट के लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे. जो मोस्टली मेटफॉर्मिन का मेन एडवर्स इफेक्ट है, ये GIT अपसेट कॉज करता है, स्टमक को उड़ा देता है, गैस्ट्राइटिस, नोजिया, वोमिटिंग, समटाइम डायरिया है, अनकंट्रोल्ड डायरिया. कुछ इंडिविजुअल्स 20% केस इनिशियली बट ग्रेजुअली सबसाइड इतना सीवियर होता है कि हम सम टाइम पेशेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, मेडिसिन नहीं देते. और कुछ पेशेंट में टॉलरेंस डेवलप हो जाती है और सम टाइम वो बाद में ठीक हो जाता है. लेकिन इनिशियली गैस्ट्राइटिस, नोजिया, एनोरेक्सिया शुरू में पेशेंट के साथ इसका मेन एडवर्स इफेक्ट रहता है. It is persistent 2 to 5% requiring discontinuation of drug metformin in the individuals में जहाँ GIT upset control नहीं होता. Decrease vitamin B12 absorption on long term therapy. और आपको पता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये कोबोलामीन वो मेन विटामिन्स हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपके नर्वस सिस्टम को. और मोस्टली डायबिटिक पेशेंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी के चांसेस होते हैं. और अगर ये विटामिन भी डेफिशिएंट है और पेशेंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो फिर आप पेशेंट को रिकमेंड करते हो विटामिन B12, कोबोलामीन लाइक ड्रग्स. लैक्टिक एसिडोसिस रेयर इन हाई डोजेज विथ मेटफॉर्मिन. फेनफॉर्मिन के साथ था फ्रीक्वेंटली लैक्टिक एसिडोसिस, इसके जो एडवर्स इफेक्ट, लेकिन मेटफॉर्मिन में लेस कॉमन है. लेकिन हाई डोजेस कैन कॉज लैक्टिक एसिडोसिस मे बी सीन इन पेशेंट विथ हेपेटिक, रीनल, कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़. अल्कोहलिज्म के साथ इंटरेक्ट अगर पेशेंट करता है एंड एज ग्रेटर दैन द 80 ईयर्स, और हाई डोज, वेरी हाई डोज ऑफ metformin can produce lactic acidosis. These condition predispose to the tissue anoxia, anaerobic metabolism है, increase करते हैं lactic acidosis. और क्या sign and symptoms हैं जब आपके पेशेंट के साथ lactic acidosis syndromes या एक्टिविटी होती है. स्पेशली नॉन स्पेसिफिक साइन है लेकिन may include the anorexia, GIT upset है, vomiting, abdominal pain, weakness, lethargy, hyperventilation and sometimes hypotension. ये लैक्टिक एसिडोसिस के साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में आना शुरू होते हैं. वेरी हाई डोज ऑफ मेटफॉर्मिन और समटाइम पेशेंट जो लिवर फेलियर में है, हेपेटिक कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के साथ, या फिर जेरियाटिक पेशेंट है मोर देन 80 ईयर्स ऑफ ओल्ड. ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ ये
पार्ट ख़त्म करते हैं इस लेक्चर में। इस पार्ट में हमने डिस्कस किया अबाउट एंटी डायबिटिक ड्रग में secretagogues 3 इसकी ग्रुप्स थे, सब ग्रुप, जिसमें फर्स्ट आपके सल्फोनाइलूरियास थे, मेगलिटिनाइड एंड देन D-phenylalanine ग्रुप। हमने इनको डिटेल के साथ इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस किया। सेकंड हमने स्टार्ट किया सेंसिटाइजर्स में बिगानाइड्स, और बिगानाइड्स में मेटफॉर्मिन का मेन हमने फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक्स को, एडवर्स और क्लिनिकल इंडिकेशंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम सेंसिटाइजर, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स के थायोजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव पायोग्लिटाजोन, रोजीग्लिटाजोन को कंप्लीट करेंगे, और साथ जो न्यू ड्रग्स हैं इंक्रीटीन्स उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।